हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न दिया गया है, जिस तरह से 10 91 से संबंधित है उसी तरह 9 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है, क्या होगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो हमारा करने का अप्रोच ये होता है कि जो भी दो पेयर की संख्याएं दी गई होती हैं उनमें हम लॉजिक देखते हैं। ये देखते हैं कि वो दो पेयर की संख्याएं एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। सेम चीज़ हम लोग 9 और क्वेश्चन मार्क में लगा देंगे। यहाँ पे दो पेयर वाली संख्याएं कौन सी हैं, 10 और 91 हैं। इसमें ये देखेंगे कि ये एक दूसरे से 10 और 91 कैसे संबंधित हैं। सेम लॉजिक संबंध 9 और क्वेश्चन मार्क में लगाएंगे। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, 10 से 91 बन सकता है, सेम उसी तरह 91 से 10 रिलेट हो सकता है। यानी यहाँ पे वाइस वर्सा कंडीशन चलता है, एक दूसरे से कैसे भी रिलेट हो सकते हैं। ठीक है, 10 से 91 कैसे हो सकता है, अगर 10 में 9 का मल्टीप्लाई कर दें, समझिएगा 10 में अगर 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो 90 हो गया और प्लस 1 कर दें तो आ गया 91। उसी तरह 9 में 9 का मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 1 कर दें तो 9 9 81 और 81 एक कितना आ गया 82। लेकिन ऑप्शन में 82 तो नहीं दिया है ना, नहीं दिया है तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि 10 से बहुत बड़ी 91 संख्या है, 9 का मल्टीप्लाई करने पर भी नहीं आ रहा है, तो एक और क्या हो सकता है, 10 का हम स्क्वायर कर दें, 10 का स्क्वायर कर दें और -9 कर देंगे तो 10 दहा में 100 और 100 - 9 बराबर कितना आ जाएगा 91। ठीक है, सेम चीज़ 9 में करते हैं, 9 का स्क्वायर कर लेते हैं और -9 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमने -9 किया है। तो 9 9 81 और 81 -9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा 72, और 72 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें एक सीरीज दिया गया है और पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। सीरीज क्या है, 5 9 हो रहा है, 9 से 6 हो रहा है, 6 से 11, 11 से 7। ठीक है, जब भी आप सीरीज का प्रश्न करिए तो दो बातों का विशेष ध्यान दीजिए। पहली बात ये कि सीरीज क्या असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी सीरीज घटते क्रम में है या बढ़ते क्रम में है, या सीरीज मिक्स सीरीज है। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि दो संख्याओं के बीच जो डिफरेंस है क्या बहुत ज़्यादा तो नहीं है। जैसे यहाँ पे जब भी डिफरेंस दो संख्याओं का लिया कीजिए तो लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस लेंगे तो 4 आएगा, और 4 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये तो क्लियर है कि इस सीरीज में कुछ या प्लस हो रहा होगा या कुछ माइनस हो रहा होगा। लेकिन हम देखते क्या है कि पहले 5 है, 5 से बड़ी संख्या 9 हो रही है, 9 से उसके बाद छोटी संख्या 6 हो रही है। यानी न सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है न डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यह किस तरह का सीरीज है, मिक्स सीरीज है। यानी पहले छोटी संख्या उसके बाद बड़ी संख्या पुनः पहले छोटी संख्या आ जाती है। और जब भी कोई मिक्स सीरीज होता है ना तो उसमें पॉसिबिलिटी बनती है कि दो सीरीज हो। ठीक है, दो सीरीज हो तो एक बार पहले उस चीज़ को जरूर चेक किया करिएगा कि जो भी आपको मिक्स सीरीज मिले उसमें कहीं दो सीरीज तो नहीं है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 से 6 हो रहा है और 6 से 7 हो रहा है। ठीक है, यानी 5 में +1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में +1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, पहली सीरीज हो गई। दूसरा हो गया 9 से 11 हो रहा है, 11 से क्वेश्चन मार्क, 9 में +2 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। उसी तरह 11 में +2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा 13 होगा। 13 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। कैसे मैंने किया, दो ऐड, बात समझिएगा, क्योंकि नीचे वाला जो फर्स्ट सीरीज है ना उसमें +1 ऐड हो रहा है, पुनः 6 के बाद 6 में +1 ऐड हो रहा है तो 7 आ रहा है। तो सेम उसी तरह जब हमने 9 में +2 ऐड किया 11 आया, तो अगली बार भी हम 11 में +2 ही तो करेंगे ना। तो जब +2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 13 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। जो भी फिगर काउंटिंग का प्रश्न होता है आपका रेलवे एग्जाम हो और एसएससी में तो एक आता ही है, लेकिन अक्सर हम गलत कर जाते हैं, बच्चे गलत कर जाते हैं त्रिभुज काउंटिंग के प्रश्नों को। क्योंकि होता क्या है ना कि हमने काउंट कर लिया 12 और आंसर आता है 16, हमने काउंट कर लिया 32 और आंसर आता है 40। हमें तो लगता है कि 32 ही राइट होगा, लेकिन हिडन कुछ क्या होते हैं, आपके ट्रायंगल त्रिभुज होते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए देखिए आपका जो बेसिक अप्रोच ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप उस फिगर को काउंट करिए जो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि हाँ ये ट्रायंगल है। उसके बाद आप लोग क्या किया करिए कि जो आकृति
आकृति आपको दी गई है उसको एकदम फुल ऊपर से ओवरव्यू करिए। देखिए बिल्कुल ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से देखने का इन द सेंस होगा कि सारे लाइन को आप लोग क्या करिएगा, एक बार ओवरव्यू लीजिएगा, तब जा करके जो आपके मिक्स ट्रायंगल मिलेंगे उनको काउंट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल हम लोग देख लेते हैं। सिंपल में तो मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल यहाँ भी मिल रहा है, इसी तरह एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। 8 ट्रायंगल हमको बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। ठीक है, हमने 8 लिख लिया। और अगला क्या बनेगा, देखिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ओवरव्यू लेना है, तो ये भी तो एक सीरीज, ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ये हो गया, सेम अपोजिट इसके एक है, समझिएगा सेम अपोजिट है, सेम इसी तरह यहाँ भी तो है और सेम अपोजिट यहाँ भी तो है, यानी 4 हमको और मिल गया। कितना मिल गया, 4 मिल गया। 8 पहले था प्लस 4 हो गया, हमने 12 काउंट कर लिया ट्रायंगल। अब ध्यान से और हमें देखने की जरूरत होगी, कैसे, देखिएगा पूरा ओवरव्यू लेकर के पूरे फिगर को देखेंगे तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये भी तो बन रहा है। सेम इसके अपोजिट एक बन रहा है, यानी 2 बन गया। ठीक है, 2 बन गया कि नहीं। सेम ऐसे ही देखेंगे तो इधर भी तो एक बनेगा ना, ये वाला 3 हो गया। सेम इसी के अपोजिट भी तो एक बनेगा, यानी 4। टोटल और कितना बन गया, 4 बन गया। तो अब आपको कोई ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल अब नहीं दिख रहा है। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 8 + 4 यानी 16, यानी इस आकृति में को टोटल कितने त्रिभुज हैं, 16 है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दिक्कत तब होता है, समझिएगा ध्यान से मेरी बात। यहाँ तो ऑप्शन देख रहे हैं कि 12 के बाद 16 दिया था और 16 के बाद जो 2 ऑप्शन है बहुत दूर दूर है, 32 और 40 है। दिक्कत तब होता है ना जब 16 के बाद 17 दिया होता, 18 दिया होता और 19 दिया होता, यानी लगातार ऑप्शंस दिया होता, तब हमारी क्या होती, दिक्कत होती, मुसीबत होती। हम क्या होते हैं, सस्पेंस में होते हैं कि 16 होगा कि 17 होगा, तो उस समय प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब भी आपको ऑप्शन दूर दूर दिए होते हैं ना, तो हम आसानी से ऑप्शन से भी करके निकल जाते हैं। यानी हमने देखा कि 16 बन रहा है, ठीक है 16 बन रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑप्शन में 17 भी होता, 18 भी होता, तो एक बार हमें सोचना पड़ता। ठीक है, यदि मैन को 415 तथा साइज को 1985 से कोड किया जाए तो 5 का कोड क्या होगा। जब भी ऐसा आपको प्रश्न मिले तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी अल्फ़ाबेट को किसी संख्या से कोड किया जाता है तो वहां पे कुछ नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिखना है। मैन का प्लेस वैल्यू एम का लिखेंगे 13 हो जाएगा, और लिख ही लेते हैं एक बार यहाँ पे मैन। ठीक है, समझाने के लिए मैं लिख लेता हूँ, मैन लिख लिए। एम का प्लेस वैल्यू 13, ए का 1, एन का 14। ठीक है, लेकिन यहाँ 415 है, तो 415 है तो यहाँ पे अगर 1 + 3 कर दें और डिजिट का सम कर दें, 14 के डिजिट का सम, तो 1 + 3 4 आ गया, 1 का 1 रहने दिया, 4 1 5 आ गया, यानी बन गया ना मैन 415 बन गया, 415। यानी हो क्या रहा है कि प्लेस वैल्यू लिखने के बाद जो भी 2 डिजिट की संख्याएं बन रही हैं उनके डिजिट का सम करके तब जाकर के कोड किया जा रहा है। साइज को भी देख लेते हैं, डायरेक्ट देखिएगा साइज का। एस का कितना होता है, 19 होता है। आई का कितना होता है, 9 होता है। जेड का कितना होता है, 26 होता है। ई का 5 होता है। जो भी 2 डिजिट का उसको ऐड करिए, 9 1 10, 9 6 2 8 और 5, पुनः 10 2 डिजिट का इसको भी ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 1985। यानी ऐसे ही कोड किया गया है कि नहीं। तो सेम लॉजिक और सेम तरीके से हम लोग 5 को कोड करेंगे। 5 को डायरेक्ट लिखेंगे। एफ का कितना होता है, 6 होता है। आई का 9 होता है। भी का 22 होता है, तो 2 4 हो जाएगा। ई का 5 होगा, यानी 6945 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिए गए हैं, पुलिस, चोर, अपराधी। इन तीनों के लिए क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये कॉमन शब्द देखेंगे। कॉमन शब्द इन द सेंस कि उसके अंदर या उससे और कोई शब्द रिलेट हो रहा हो। जैसे पुलिस से चोर संबंधित है क्या, नहीं है। ये अलग बात है कि पुलिस चोर को पकड़ती है। पुलिस से अपराधी संबंधित है क्या, नहीं है। चोर से अपराधी संबंधित है क्या, हाँ, सभी चोर अपराधी होते हैं। एवरी थीफ इज क्या होते हैं, अपराधी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपराधी के लिए यहाँ पे बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। क्या है, अपराधी, ए से अपराधी। सभी चोर, सी से चोर हो गया। चोर अपराधी के अंदर होगा क्योंकि सभी चोर अपराधी होते हैं। लेकिन पुलिस और चोर में कोई संबंध नहीं होता है, तो पुलिस के लिए हम लोग पी से पुलिस अलग कुछ डायग्राम बनाएंगे।
हैं, ठीक है। तो कुछ हमारा इस तरह का डायग्राम बनेगा और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहा है तो उस वक्त मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण स्थापित होगा। बिल्कुल एक फिक्स सेट पैटर्न का प्रश्न है और ये पूछा जाता है, एक आध प्रश्न बनता ही है और इसको करने का बिल्कुल फिक्स तरीका होता है। फॉर्मूला होता है कि एंगल कोण बराबर क्या होता है, 60 इंटू आवर माइनस 11 इंटू मिनट डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूले में रखिए और एंगल आ गया। h के जगह 10 रखेंगे और m का मतलब मिनट होता है, रख देते हैं फार्मूले में। तो 60 इंटू एच के जगह 10 रखा माइनस 11 इंटू 30 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 2। तो ये 600 हो गया, ये कितना हो गया, 330 हो गया। तो 600 में से निकाल देंगे कितना, 600। तो कितना हो जाएगा 600 माइनस 11 33 330 कर लेंगे और जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 270 और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा आपका 2 एकम 2 और 35 135 आपका डिग्री कोण बनेगा घंटे और मिनट की सुई के बीच। और किस ऑप्शन में 135 दिया है, किसी भी ऑप्शन में नहीं, मॉडिफाई कर लेते हैं, ऑप्शन डी को 135 कर लीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरह धनुष बाण से संबंधित है उसी तरह पिस्तौल क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सेम पहला नंबर प्रश्न है, अंतर इतना ही है कि वहाँ पे आपको नंबर दिया था और यहाँ पे आपको शब्द दिया है। करने का सेम तरीका होता है, हमें देखना होता है कि जो दो शब्द दिए गए होते हैं वो कैसे रिलेटेड आपस में होते हैं, वही संबंध क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क और गिवन शब्द में लगाते हैं। धनुष और बाण कैसे संबंधित हैं, धनुष के द्वारा क्या होता है, क्या द्वारा बाण को चलाया जाता है, धनुष के द्वारा बाण को चलाया जाता है, होता है ना। उसी तरह पिस्तौल के द्वारा क्या चलाते हैं, पिस्तौल के द्वारा क्या चलाया जाता है, गोली ही तो चलाया जाता है ना। पिस्तौल के द्वारा गोली चलाया जाता है, क्या चलाया जाता है, गोली, क्योंकि पिस्तौल में गोली ही तो होता है, उसी को तो चलाया जाता है। तो जिस तरह धनुष के द्वारा बाण चलाया जाता है उसी तरह पिस्तौल के द्वारा गोली चलाया जाता है। गोली किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी पासे की दो स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, जब 4 ऊपर वाली सतह पर हो तो नीचे वाली सतह पर क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल एक फिक्स सेट पैटर्न का यह भी प्रश्न है, डाइज का प्रश्न है। आपसे 4 के अपोजिट पूछ रहा है कि विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, और 2 ही डाइज दिया गया है। तो करने का मेन तरीका ये होता है कि हम दोनों डाइज में देखते हैं कि कौन सी एक संख्या कॉमन है। तो इन दोनों डाइज में कौन सी संख्या एक कॉमन है, एक कॉमन है, यहाँ पे भी एक कॉमन है। तो एक से हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले डाइज में जब एक से क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे तो 2 आएगा, 2, और दूसरे वाले डाइज में क्या आएगा, 6 आएगा। तो 2 के अपोजिट 6 हो गया। पुनः 2 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और इसमें 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 आएगा। तो 3 के अपोजिट 5 आ गया। बचा क्या आपका 1, तो 1 के अपोजिट क्या आ गया, 4, और हमसे 4 के अपोजिट पूछा था तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि बीते कल से पहले परसों शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा, हमें बताना है। ठीक है, आपका कैलेंडर से प्रश्न दिया गया है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे हम लोग करेंगे। यानी बीते कल से पहले, यानी कि आज प्रेजेंट है तो कल से पहले यहाँ पे क्या था आपका, फ्राइडे था, शुक्रवार, तो यहाँ क्या होगा, सैटरडे, और यहाँ क्या होगा, संडे होगा कि नहीं। तो पूछा गया है तो सोमवार कब होगा, सोमवार कब होगा, आपका संडे आज है तो कल ही तो होगा ना, यानी आने वाला कल ही तो यहाँ पे सोमवार हो जाएगा ना। क्या होगा, आने वाला कल ही तो आपका सोमवार होगा। बिल्कुल इजी प्रश्न था आपका, यानी आने वाला कल सोमवार होगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी आने वाला कल क्या होगा, सोमवार होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी में एक प्रश्न ऐसा पूछा ही जाता है, बिल्कुल एसएससी में एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, एक आकृति दी हुई होती है और पूछा जाता है कि वह आकृति किस विकल्प में निहित है। ठीक है,
तो करने का जो तरीका होता है हमें ये देखना होता है कि जो ये आकृति सर्कल में दो आपको इस तरह की लाइनें दी गई हैं, तो किस आकृति से इस तरह का हम फिगर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से इस तरह के प्रश्न को ना आप लोग ऑप्शन से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑप्शन से थोड़ी आसानी होती है। ऑप्शन ए को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये वाली लाइन तो हमें मिल जाएगी किसी भी तरह से, लेकिन ये अपोजिट वाली लाइन नहीं मिल रही है ना, कहीं भी नहीं, एक बिल्कुल छोटा सा है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन ए। बी में स्पष्ट दिख रहा है कि बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें अपोजिट लाइन इस तरह से इतनी बड़ी और बड़ी है नहीं। ठीक है, और लेकिन सी ऑप्शन में अगर चलते हैं तो देखते हैं सी ऑप्शन में एक तो ये लाइन मिल गया ना, ये वाला साइड वाला आपको। ठीक है, ये वाला लाइन मिल गया, और ये दूसरा जो लाइन है ये भी तो यहाँ पे है ना, इधर इस साइड में, यानी कि हमारा ऑप्शन सी में दी गई आकृति निहित है। ठीक है, डी को भी आप लोग चेक करेंगे तो डी में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, डी में तो एक भी नहीं मिल रहा है। आप यहाँ देखिए ऐसे उठा करके यहीं पे सटाए भी नहीं है, तो डी तो होगा नहीं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। समीकरण हल करने के लिए चिन्हों का सही समूह बताइए। इस तरह का भी प्रश्न एक पूछा जाता है, एसएससी पूछती है आपसे कि आपको एक दे दिया होता है, इक्वेशन दिया होता है, और पूछा जाता है कि किस ऑप्शन के साइन को फिलअप करने पर ये दिया गया इक्वेशन क्या होगा, संतुष्ट होगा। ठीक है, तो करने का मेन सिंपल तरीका होता है, आप लोग ऑप्शन बाय ऑप्शन 1-1 करके ऑप्शन के साइन पुट करके हमें चेक करना होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बुद्धिमानी हमें ये करनी होती है कि हमें ऑप्शन ए से नहीं शुरू करना होता है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ए के साइन को रखिए, फिर बी को चेक करिए, फिर सी को चेक करिए, ऐसे आपको नहीं करना होता है। आपको रैंडमली ऑप्शन भरना होता है, या तो ऑप्शन सी भरिए, रखिए इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन बी चेक करिए। ऐसा नहीं है कि लाइन से चेक करिए, ऑप्शन मान लीजिए आपने ये चेक किया सही नहीं है, बी चेक किया नहीं सही है, सी चेक किया नहीं सही है, और आखिर में डी चेक किया तो सही है, तो आपका 1 मिनट चला गया ना। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए हमें रैंडमली ऑप्शन पुट करना होता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन बी रख के देख लेते हैं क्या है। 24 + 16 - 8 बराबर कितना है, 32 है। ठीक है, तो 24 और 16 कितना हो गया, 24 34 और 24 36 10 40 आ गया। ठीक है, और 40 माइनस जब 8 करेंगे तो कितना आएगा, 32, यानी कि 32 बराबर 32। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी अगर हम लोग साइन पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो क्या होगा, इक्वेशन संतुष्ट होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। वक्तव्य क्या दिया गया है, सिलॉक्स का प्रश्न है। जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है। बात सही है, जब पानी को ज़्यादा ठंडा करते हैं तो बर्फ में बदल जाता है। दूसरा बोला गया जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है। जाहिर सी बात है, जब पानी को अधिक गर्म करते हैं तो भाप में बदल जाता है। निष्कर्ष क्या निकाला गया है, पहला निष्कर्ष है कि जल ठोस है, बिल्कुल गलत है। जल ठोस नहीं होता, जल लिक्विड होता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि जल गैस है, ये भी बिल्कुल बात गलत है। जल क्या होता है, लिक्विड होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निष्कर्ष निकलते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बोले कि जल को जब पानी को ठंडा किया जाता है तो बर्फ में बदल जाता है, यानी ठोस में बदल जाता है। तो हमारा तो ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब पानी को हम ठंडा करते हैं तो जरूरी नहीं होता है कि हर बार वो ठोस आपका ठोस बन जाए, बर्फ बन जाए। पानी को हल्का हम लोग फ्रिज में रख के गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, तो क्या वो ठंडा बर्फ ठोस में बदल जाता है, नहीं बदलता है ना। तो इसलिए जल ठोस नहीं है, जल को हम यूनिवर्सल तरीके से लेंगे, लिक्विड होता है। जल गैस भी नहीं है, लिक्विड होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।